यस, एमडीकेट के फॉर्म्स आ गए हैं, तो मैंने रात ही आपको जो है लिंक शेयर कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कुछ डाउट्स जो हैं वो भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है। डाउट्स का मतलब ये है कि आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर चाहिए, कि एनआईसी की जगह पे बे फॉर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर आप इम्प्रूवर्स हैं तो आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना आपसे वो ग्रुप में शेयर कर दी हैं, तो होपफुली आपने देख लिया होगा। क्या आपने देखा है? वो मैंने शेयर कर दिए थे, हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको जो है फिल करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद इसका प्रिंट होगा, इसका चालान प्रिंट होगा, वो आप बैंक में या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे करोगे। उसके बाद जो है आपकी 24 आवर्स के अंदर अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपके पैसे पीएमडीसी को पहुंच चुके हैं। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसमें दूसरे क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन में हाईलाइट कर दूं कि अगर आपसे फोन नंबर गलत एंटर हो गया है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर क्या करेक्ट नहीं कर सकते बस इतना बताऊं, बाकी सारी चीजें, ईमेल आपकी जो है करेक्ट हो जाएगी, पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा, नेम और एनआईसी नंबर और बे फॉर्म का नंबर जो आप एंटर करते हो, फीस पे करने के बाद ये दो चीजें चेंज नहीं हो सकती, एक नेम चेंज नहीं हो सकता, दूसरा एनआईसी नंबर चेंज नहीं हो सकता, बस ये दो चीजें ध्यान में रखें, बाकी सारी चीजें ऐड हो जाएं, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात की फोटो जो आपने अपलोड करनी है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड की पिक्चर आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करोगे क्योंकि इंटर की अभी आई नहीं। फिर ये कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हम इंप्रूवर्स हैं, हमने फर्स्ट ईयर भी इंप्रूव किया है, इंटर भी इंप्रूव किया है, तो आप ऐसा करें कि पीएमडीसी के कॉल सेंटर पे कॉल करके कंफर्म कर लें। हम भी कोशिश करते हैं, तो जैसे ही कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको गाइड कर लेंगे। और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो कितनी है, वो 31 जुलाई है, ठीक है। तो मैं सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये वो फलां टी मटीरियल, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पहली बात ये पढ़ते हैं जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ क्या होता है, और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई भी जनरल रिएक्शन लिखते हैं, मान लें कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि ए बी से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगी dx over dt is directly proportional to the concentration of A into concentration of B, concentration of A into concentration of B, ठीक है। तो रेट जो है इस दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये कौन कहता, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इन मेजॉरिटी ऑफ ओकेजन ये बात गलत होती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रेट जो है, ठीक है, पॉसिबल है कि ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, पॉसिबल है कि ना करे। ये लॉ कहता है कि जितना भी इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है वो इधर पावर में लगा दें तो बात बन जाएगी, पर बात ऐसे नहीं बनती। तो ये जो लॉ था वो बस उसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस थी, किस किस रिएक्शन पे अप्लाई होता है, सब पे नहीं होता, ठीक है। तो वो तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा बताएगी कि ऊपर पावर क्या लगना चाहिए। तो इस स्टेज पे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो क्या रह जाएगा कि dx ओवर dt इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या आएगा नई चीज प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के बाद, k आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम रेट इक्वेशन कहते हैं।
ठीक है। अब आप इसको रेट इक्वेशन भी कह सकते हो, आप इसको रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, आप इसको रेट लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, और समझ लें कि ये दोनों चीजें ऊपर वाली, ठीक है। एंड के इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड व्हाट, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो के को हम क्या कहते हैं, के को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। के को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये चीजें में रखनी है आप लोगों ने कि के को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, रेट ऑफ, सॉरी रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है हमें, ये इक्वेशन रिलेट कर रही है रेट को, यानी इफ आर इज द रेट, रेट को रिलेट कर रही है किससे, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो आप इसको डिफाइन करे कैसे करोगे, किसको, रेट इक्वेशन को। डेफिनेशन क्या होगी कि एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन विच शोज, जो दिखाए, विच शोज रिलेशनशिप between rate of reaction and concentration of reacting species या reacting substances is called rate equation, rate law, कुछ भी कह ले आप उसको। तो वो इक्वेशन जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी के बीच में रिलेशनशिप बताए, तो इस इक्वेशन को हम रेट इक्वेशन कहेंगे। और इसी इक्वेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम एक तो रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, और दूसरी क्या चीज है, हम इस इक्वेशन से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। बट वी शुड हैव एक्सपेरिमेंटल डेटा अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, गुलबर्ग एंड वेज जो है, इनके हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आप कंसंट्रेशन जो है वो मालूम, एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत नहीं, जितना यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाए यहाँ पे लगा दें तो आपका काम बन जाएगा। पर एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर रिएक्टेंट का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। मान लें कैसे डिफरेंट होता है, पॉसिबल है कि एक का इफेक्ट हो ही ना, अगर एक का इफेक्ट नहीं होगा तो हम पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। पॉसिबल है कि हम बी की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट डबल हो जाए तो पावर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। पॉसिबल है हम बी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं पर रेट डबल नहीं, रेट 4 मर्तबा बढ़ता है तो हम पावर का 2 लगा देंगे। तो हर मर्तबा हमें लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्प नहीं करता, तो वी नीड एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होती है रेट इक्वेशन और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो रेट इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उस पर बाद में बात करते हैं। अब यहां पे के चीज है, के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में के जो है रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग सब्सटेंस, कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमने अभी क्या इक्वेशन बनाई थी कि भाई रेट इक्वेशन थी dx ओवर dt इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो भाई रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा कि आप इस कंसंट्रेशन को जो K से मल्टीप्लाई कर रही है यहां लाएंगे तो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये क्या चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो K इज इक्वल टू किसके होगा, K इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि K का फिर यूनिट क्या होना चाहिए, K का यूनिट क्या होना चाहिए, K का यूनिट क्या होगा, द यूनिट ऑफ K डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नॉर्मली
जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड इनवर्स। ठीक है, आप क्या करें कि यहां 1 माइनस एन कर लें। तो दिस इज द फार्मूला। ये एक फार्मूला है जिससे आप किसी भी रेट कांस्टेंट का फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट मालूम कर सकते हो। ठीक है, इधर एन जो है, एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन का ऑर्डर कितना। ठीक है, अब मान लें कि आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा? 1 माइनस जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू व्हाट? 1 पावर 1, तो यानी बेस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या रह जाएगा बेटा? जीरो ऑर्डर का यूनिट जो होगा वो क्या होगा? मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही है बेटा? ये बात समझ आ रही? सेम ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा? तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आपका पावर 0 होगा तो बेस किसके बराबर होगा? 1 के। 1 के यानी 1 इंटू सेकेंड इनवर्स क्या होगा? तो आपका यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो यूनिट क्या होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करोगे? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका यूनिट क्या रह जाएगा? आपका यूनिट क्या होगा सेकंड ऑर्डर का? फिर सॉरी -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको उल्टा कर लेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा? डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है ये बेटा? तो थर्ड ऑर्डर का क्या होगा फिर? थर्ड ऑर्डर का क्या होगा कि 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब -2 का मतलब अगर यहां पे आपको समझ नहीं है तो यहां पे खोल के करते हैं, तो क्या होगा आपका कि 1 अपान मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और इसको पावर -2 है, इसको क्या करोगे? +2 स्क्वायर करोगे, तो ऊपर लाओगे। ठीक है, ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? मोल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? डीएम पावर 6। उसके बाद क्या होगा आपका? सॉरी, इसको बाहर निकालेंगे, सेकंड माइनस को, इनवर्स को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सेकंड इनवर्स और मोल जो है आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, नहीं सेकंड हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? तो यूनिट ऑफ के आप मालूम कर लोगे। अब आपकी मर्जी है याद कर लें या आपकी मर्जी है यहां से। ठीक है, तो हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी ऑर्डर का पता चल जाएगा। मान लें कि आपके पास इस तरह का सीन है, आपके पास है कि भाई व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन A plus B is equal to C if rate constant is equal to 3 into 10 to power -2 सेकेंड इनवर्स। क्या कहोगे? कौन सा ऑर्डर होगा? कौन सा ऑर्डर होगा? A B C D फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा या जीरो ऑर्डर होगा? क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट, तो यूनिट से पता चलेगा। हमने अभी किया, हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट मिला हुआ है, रेट कांस्टेंट का यूनिट मिला हुआ है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से आप बता सकते हो, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए है या विथ रेस्पेक्ट टू बी है, तो इसके लिए फिर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यहां से
खाली रेट कांस्टेंट से हम ये नहीं बता सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए जो क्या शो करे, जो ये शो करे कि क्या शो करे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक क्लियर है बेटे? यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या कर लिया, हमने रेट कांस्टेंट कर लिया, हमने रेट इक्वेशन कर ली, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? कि बोले तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर पहली चीज कि रिएक्टिंग सब्सटेंस या सीधा कह लें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट जो है ये रेशो होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अगर आप सोडियम की रिएक्टिविटी को क्लोरीन से कंपेयर करते हैं सीजियम से, अब आपने 1 मोल इसका लिया, आप दोनों को क्लोरीन से रिएक्ट करते हो, पता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सीजियम की ज्यादा होगी। तो के क्या होता है? के होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम थी, 1 मोल थी, 1 मोल पर डीएम क्यूब थी, पर रेट किसका ज्यादा है? सीजियम का। तो बताएं रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा आएगा? रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा आएगा? सीजियम का आएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस नंबर 2 जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो वही रहेगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना बढ़ेगा वो आप आर्हेनियस इक्वेशन से निकाल सकते हो, जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं, उसको रहने देते हैं, ठीक है, उसको इस स्टेज पे डिस्कस नहीं करते। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? के की। तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का एग्जैक्ट मतलब ये होता है, हम सेंस ले रहे हैं, एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि जब आप टेम्परेचर डबल करें तो रेट डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा। हम सेंस ले रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप ऐसा कह सकते हो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज रेट कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब फिर और हो जाता है कि इक्वल चेंजेस पे इक्वल चेंज हो, यानी इक्वल फैक्टर जो है आप अगर टेम्परेचर डबल करते हो तो रेट को डबल होना चाहिए, अगर आप टेम्परेचर हाफ करते हो तो रिएक्शन को हाफ होना चाहिए। तो ऐसा सीन इसमें नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो कि प्रोपोर्शनलिटी में आपको फिर एग्जैक्टली जो है यानी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को एग्जैक्टली इक्वल टू करना है राइट हैंड साइड। तो अगर आप 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट डबल नहीं होगा, रेट 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट डबल हो जाएगा। अगर आप 30 करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा, अगर आप 40 करोगे तो चौपल हो जाएगा, अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर तो ओवरऑल डबल किया पर रेट जो है वो उससे मुख्तलिफ बढ़ा, तो इस पे डिपेंड करता है। नंबर 3 कैटलिस्ट पे डिपेंड। अब देखिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी ए जो है ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ROR बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, सही है। तो अगर विदाउट कैटलिस्ट है तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है, तो मोल तो वही है, हमने कैटलिस्ट यूज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या है? स्लो है। तो नीचे क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, फास्ट बाय ए। तो बताएं कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा कि सेम होगा? सेम रहेगा, ठीक है। हाँ सेम रहेगा, सेम इंक्रीज होगा ना। देखें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था, मोल वही है, कंसंट्रेशन वही है, किसके? विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट यूज करने से क्या हुआ कि रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो रेशो बढ़ जाएगा ना, यानी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ आ गई आपको?
हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस, ओके, हमजा समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या रहता है? व्हेन concentration of all reacting substances is 1 mole per dm cube, या इन अदर वर्ड कहें कि 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, ठीक है, हर रिएक्टेंट सब्सटेंस का 1 मोल है, ठीक है। तो देन दिस रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड, इस रेट कांस्टेंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इस रेट कांस्टेंट को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और दूसरी बात क्या कि ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, बराबर होता है किसके? इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू होता है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। आए इसको जरा देखते हैं कि भाई हमारे पास A प्लस बी सी प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B, B इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो सबकी हमने कंसंट्रेशन क्या लिए? 1 मोल लिए। तो क्या होगा ये कि रेट ऑफ रिएक्शन, और आप मान लें कि dx ओवर dt इक्वल्स टू क्या होगा? कि A एंड B, ठीक है। तो dx ओवर dt इक्वल्स टू के, अब A की कंसंट्रेशन 1, B की कंसंट्रेशन 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू के। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। तो ये देखें कि ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बात समझ आ गई? ओके, बढ़े आगे, बढ़े। ओके, अगर आप कहते हो तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है बेटा? ओके, तो यहां तक ये उड़ ना जाए, मैं इसको सेव कर दूं एक मिनट का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शंस को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है? 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, चलिए भाई इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस को आप 3 कैटेगरीज में क्या करते हो? 3 कैटेगरीज में काउंट करते हो, ठीक है। 3 कैटेगरीज में। भाई 3 कैटेगरीज कौन सी? नंबर वन वेरी स्लो रिएक्शंस, नंबर 2 फास्ट रिएक्शंस, नंबर 3 मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है। तो 3 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस। तो पहले आते हैं हम फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। मान लें कि आपके पास HCl है, ठीक है, आपके पास HCl है और ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रलाइज हो रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये एक आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जल्दी होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। जल्दी होगा, जल्दी हमें क्या मिलेगा? NaCl और क्या मिलेगा? H2। और ये रिएक्शन कितना टाइम लेगा? ये लेगा 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब देखिए इस रिएक्शन का ये इतना जल्दी हो रहा है, हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन का रेट मालूम करके क्या करना, या कर भी कैसे सकेंगे, क्योंकि ये इतना जल्दी हो गया है
कि हमें रिएक्शन का रेट मालूम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारे पास इससे ज्यादा टाइम, तो इतने टाइम में तो हम जो है हिल भी नहीं सकते, उससे पहले रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, इन रिएक्शंस का जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनका आप, जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनका आप रेट जो है वो मालूम नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो करना नहीं चाहते, कि क्यों करें, क्योंकि रिएक्शन इतना जल्दी हो गया तो उसका रेट मालूम करके क्या करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अच्छा ये रेट क्यों मालूम करते हैं, या रेट क्यों मालूम करते हैं, इसलिए मालूम करते हैं ताकि अगर रेट स्लो हो रहा है, अगर रिएक्शन मॉडरेट चल रहा है, ठीक है, तो उसको स्पीड अप करें ताकि हमें यील्ड जल्दी मिले। अब ये तो इतना जल्दी हो रहा है कि इसको तो स्पीड अप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्पीड अप है, तो इंडस्ट्री में इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। अब आ जाए मॉडरेट रिएक्शन पे। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होते हैं, जहां पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, जहां पे कोवेलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो। ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, सच एज आपने क्या किया, आपने सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है, या आपने सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट में ऐड कर दिया, आपने सिल्वर नाइट्रेट को मान लें कि सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा लिया, ठीक है, तो ये एक्वस पानी में, ये एक्वस पानी में क्या होगा, ये रिएक्शन जल्दी होगा क्योंकि आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो झट से आपको क्या मिल जाएंगे, व्हाइट प्रिसिपिटेट्स प्लस सोडियम नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एक्वस, ठीक है, और ये जो है आपको क्या देंगे, व्हाइट प्रिसिपिटेट्स देंगे, और विद इन माइक्रो सेकेंड आपके प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन है। इसका भी हम रेट या तो मालूम नहीं कर सकते या मालूम करना नहीं चाहते, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आ जाए वेरी स्लो पे। तो वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ डायमंड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। तो हम भाई घर के लिए एक वॉशरूम के लिए या मेन गेट जो है लोहे वाला वो बना के घर लाए, ठीक है, तो उसको जंग जैसे ही हम लाएंगे, एक दिन में लग जाएगा नहीं, 2 दिन में लग जाएगा नहीं, कम से कम 2, 3, 4, 5 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाएगा, ठीक है। तो 1-2 साल लग जाएंगे। तो अब ये रिएक्शन इतना स्लो है, इसका इंडस्ट्री में क्या है, इसका इंडस्ट्री में क्या वैल्यू हो सकता है, या मालूम करें भी, अगर मान लें कि इसका मालूम कर भी लें रेट, तो उसके फायदा क्या होगा। फायदा ये होता है कि हम इसलिए रेट मालूम करते हैं ताकि हम इंडस्ट्री में उसको अप्लाई करके प्रोडक्ट को जल्दी ले सकें। अब ये तो वेरी स्लो रिएक्शन है, ये तो महीनों सालों लेता है, ठीक है, तो इसका रेट मालूम करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये इतना धीमे 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 धीमे, इतना वेरी स्लो 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 हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं। अगर थोड़ा ऊपर आ जाए तो डायमंड जो है ये तो 500 मिलियन ईयर्स लेता है बनने के लिए, और नीचे जमीन में मिलता है, ठीक है। तो अब कौन ससुरा नीचे जाएगा जमीन में, ठीक है, इतनी डेप्थ पे जाएगा, इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे बैठ के, ठीक है, इसका रेट मालूम करेगा, वो भी 5000 लाख साल लगते हैं, ठीक है। तो इनका रेट और इनका रेट हम मालूम नहीं कर सकते, तो फिर किसका मालूम कर सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो इनकी डेफिनेशन यही है, हाँ, इनकी डेफिनेशन यही है, तब तक जो है ना बंदा पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन जो है, इनकी डेफिनेशन ये है कि द रिएक्शंस विच अकर एट मेजरेबल रेट, यानी जिसकी स्पीड हम मेजर कर सकें, तो जिसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं उसको आप क्या कहोगे, मॉडरेट रिएक्शंस कहोगे। यानी द रिएक्शंस विच अकर एट मेजरेबल रेट्स, मेजरेबल रेट्स। तो ऐसे रिएक्शंस जो मेजरेबल रेट पे हों उनको मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं। अब ये कौन से रिएक्शंस होंगे जो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, भैया वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे, या आप कह लें कि कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस होंगे। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं उनके रिएक्शन जो हैं थोड़ा टाइम लेंगे। ये रिएक्शन टाइम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी इनको आयनाइज करके देता है, इनका लेटाइस ब्रेक करके देता है। अब आपके पास नेटिव आयंस होते हैं, यानी उनका बांड टूटा हुआ होता है, वो पानी तोड़ के देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होंगे, फॉर एग्जांपल आप अमोनिया बना रहे हो तो आपको नाइट्रोजन के 3 बांड तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन का 1 बांड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, नमोनिया बनेगा।
तब जाके क्या बनेगा, नमोनिया। कितने बनेंगे, 2। तो आपने 940 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी है तब ये बांड टूटेगा, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी है तब ये बांड टूटेगा। यहां पे क्या हुआ कि पानी ने बांड तोड़ के दिए, पानी ने बांड तोड़ के दिए। जैसे ही आप मिक्स करोगे तो आइंस आपस में क्या हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, फट से झट से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। यहां पे पहले मेहनत करना होगी, ठीक है, पहले एनर्जी देंगे, आहिस्ता 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 ये बांड वाइब्रेट करते जाएंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे, इनकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक जगह आएगी, एक टेम्परेचर आएगा जहां पे ये दोनों एटम्स सेपरेट हो जाएंगे। तो उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, बांड एनर्जी। उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, बांड एनर्जी। बात समझ आ गई। तो क्यों ये रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये पानी में आयनाइज नहीं होते। तो इनके बांड को हमने तोड़ना होगा, और बांड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जितनी एनर्जी देंगे तो एनर्जी टाइम लेगी, एनर्जी इंक्रीज करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बांड ब्रेक होंगे, पर तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जो मेजरेबल रेट पे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं बेटा, ये बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये तीनों बातें आपको समझ आ गई, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, ये वो आ गई। ओके अच्छा, उसके बाद मैं इसको भी सेव कर लूं। उसके बाद एक चीज और क्या, अब हम ये रीजन फाइंड करने की कोशिश करें कि क्यों कुछ रिएक्शंस वेरी स्लो होते हैं, क्यों कुछ रिएक्शन मॉडरेट होते हैं और क्यों कुछ रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं। तो इसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है तो पहले से बता दें, एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं, क्या रीजन है एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ नबील, मेटल की करती है, ठीक है, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, और आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटल की रिएक्टिविटी। नॉन मेटल के अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। ये तो एलिमेंट की बात हो गई, यहाँ पे तो हमने कंपाउंड शो किए थे। तो ओवरऑल जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनकी स्पीड क्यों कम होती है, क्यों तेज होती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है। आए समझते हैं इस बात को कि भाई वाई some reactions are fast, some are slow, some are moderate। कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो स्लो हैं, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शन स्लो हैं, कुछ फास्ट हैं, कुछ मॉडरेट हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुविधा क्यों हो रही है, आए देखते हैं। पहली बात ये कि हम देखेंगे कूलियन थ्योरी को, कूलियन थ्योरी को देखेंगे। कूलियन थ्योरी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। कूलियन थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टिंग सब्सटेंस कोलाइड करेंगे। कूलियन थ्योरी कहती है रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टिंग स्पीशी कोलाइड करेंगे। जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे, जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे, रिएक्शन ससुरा नहीं होगा। जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ATTT, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ केमिकल रिएक्शन अकर्स तब होगा only when reacting substances collide with each other, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि रिएक्शन सिर्फ तब होगा जब रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब फिर आगे जाके कहती है कि यह जरूरी नहीं है कि जितनी बार मॉलिक्यूल टकराए और प्रोडक्ट बना दे। तो कूलियंस को इफेक्टिव होना जरूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। कूलियंस को इफेक्टिव होना जरूरी है किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब कूलियंस को इफेक्टिव होने के लिए दो चीजें चाहिए, ठीक है। कूलियंस को इफेक्टिव होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आपको पता होगी कि उसकी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो। दूसरी क्या चीज है, कौन बताएगा? दूसरी क्या चीज है, बता दे, कमेंट कर दे, मैं देखता हूं कौन करता है।
नहीं 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 नहीं, हाँ अब आ गया, साहिल को बात समझ आ गई कि पहली बात यह है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए विच शुड बी इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तब उनके कूलियंस इफेक्ट होंगे। उसके साथ फिर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आके टकराए, जोर से थप्पड़ लगाए आमने सामने आके, तभी जाके रिएक्शन होगा। अगर जो है एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, सिर्फ उनकी साइड कोलाइड करती हैं, तो यहां से आपका ये कूलियंट इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्रॉस कर जाए, थोड़ी सी साइड लगे, तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या बात है कि अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन रिएक्टिंग सब्सटेंस कोलाइड विथ ईच अदर। अब थ्योरी कहती है ऑल कोलियंस डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। ये सारे जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट नहीं बनाते। टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट कोलियंस मस्ट बी इफेक्टिव, कोलियंस मस्ट बी इफेक्टिव, कोलियंस को इफेक्टिव होना चाहिए, कोलियंस को इफेक्टिव होना चाहिए। यानी दो बातें हो गई, कोलियंस दो किस्म के हो सकते हैं, कोलियंस इफेक्टिव भी हो सकते हैं, कोलियंस इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं। इनइफेक्टिव कौन से? जो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड ना करें, प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो कोलियन की, दूसरा उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो, कम हो, तो इनइफेक्टिव होंगे। और इनइफेक्टिव कोलियन प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इनइफेक्टिव कोलियन प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। ओनली इफेक्टिव कोलियन प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। टू फॉर्म प्रोडक्ट कोलियंस मस्ट बी इफेक्टिव। अब कौन सी कोलियंस इफेक्टिव होंगी? इफेक्टिव कोलियंस are those in which colliding molecules have number 1 proper orientation, प्रॉपर ओरिएंटेशन के प्रॉपरली एक दूसरे से टकराएं, अच्छे से टकराएं ताकि टूट जाएं। अगर साइड में टकराएंगे, गाड़ी अगर आमने सामने लगती है तो टूट जाती है, अगर साइड में लगती है साइड शीशा टूटता है, ठीक है। तो वो इनइफेक्टिव कूलियन हुआ, यानी मजा नहीं आया। गाड़ी टकराई तो सही पर मजा नहीं आया, ठीक है, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान करना है हमने। नुकसान कैसा करना है कि रिएक्टेंट जो असली हालत है वो उसकी चेंज हो जाए, तभी तक जाके क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए नंबर 1। मॉलिक्यूल शुड हैव मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो है क्या होनी चाहिए, इक्वल टू और लार्जर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इक्वल टू और लार्जर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा यह है कि उनकी एनर्जी कम से कम जो है, मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो। अब ये साइन जो है किसकी है, इक्वल टू और ग्रेटर देन। या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उनकी एनर्जी हो, उसके बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तो कोलियन इफेक्टिव हो जाएगा, या फिर इस एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? कहीं जी गाड़ी थोड़ी हम तुम भा, ये बात समझ, यहां तक क्लियर है चीजें? तो एनी डाउट इन द कोलियन थ्योरी? कोलियन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। कूलियंस इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव कूलियंस वो होते हैं जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो या उससे ज्यादा हो। ये बात समझ गए बेटा? ये बात समझ गए? ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि कूलियंस इफेक्टिव कब होंगे। ये तो थ्योरेटिकली हमने देखा, अब ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन प्रोफाइल देखते हैं उसमें कैसा होता है। एक मतलब फिर सेव कर लूं, मे भी उड़ जाए। तो ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद जो है कूलियंस इफेक्टिव कब होंगे, इनइफेक्टिव कब होंगे, तो ये चीजें सीख लेते हैं। अब देखिए, ये
ए जो है रिएक्ट कर रहा है और बी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि ए जो है, ए को ए के साथ क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। अगर ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर प्रॉपर कोलियन का मतलब क्या है कि ए जो है ए को अगर इस डायरेक्शन में कोलाइड करता है, अगर ए जो है ए को इस डायरेक्शन में कोलाइड करता है, अगर ए जो है वो ए को इस डायरेक्शन में कोलाइड करता है, तो मुझे बताएं ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर है? ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं मॉलिक्यूल। अगर इस तरह से हो कि भाई ए जो है इधर है, ए जो है इधर है, सिर्फ ये साइड जो इनकी कोलाइड कर रही है, तो ये क्या होगी? इम्प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर कुलियन। तो इस कुलियन से प्रोडक्ट बनेगी? नो प्रोडक्ट, इस कुलियन से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। 1 2 3 ये आपकी कुलियंस जो है इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इनकी क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन गारंटी देती है कि प्रोडक्ट बन जाएगी? खाली प्रॉपर ओरिएंटेशन ये गारंटी देती है कि प्रोडक्ट बन जाएगी? नहीं, इसके साथ रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एनर्जी मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या इक्वल है या ग्रेटर है, तो हाँ कुलियन क्या होंगे? कुलियंस क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे। कुलियंस क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे। फिर क्या बन जाएगी? फिर प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहां से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर हो गया आपका कि टकराने वाला जो मॉलिक्यूल है, कोलाइड करने वाला मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो या उससे ज्यादा हो, और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है बिल्कुल आमने सामने आके टकराएं, साइड से ना टकराएं, ऊपर नीचे से ना टकराएं, बिल्कुल आमने सामने आके धड़ाम करके लगे एक दूसरे से, ठीक है। अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये ग्राफ है हमारे, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल का मतलब होता है कि द अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब ये एनर्जी है, एनर्जी ऊपर जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही है। लेट दिस ए रिएक्टेंट इज एट दिस स्टेज, उसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी है, और ये बी की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। ये किसकी एनर्जी है? बी। अब थोड़ा समझें, अब ये जो पॉइंट है यहां तक जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक और भी नाम है इसका, अगर आपको याद हो, आपने एंजाइम में पढ़ा होगा, अगर याद हो तो बता दे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स याद है, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। तो ट्रांजिशन स्टेट पे, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट पे या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे एनर्जी possessed by molecule, possessed by substance is called, क्या कहेंगे उसको? Substance is called threshold energy, is called threshold energy। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे या ट्रांजिशन स्टेट पे, ठीक है, जो सब्सटेंस की एनर्जी होगी, यानी ये जो एनर्जी है इस जगह पे, ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहेंगे बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इस जगह। तो देन व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? एवरेज एनर्जी। दिस इज व्हाट? एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी है ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लें ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 24 है, ये आपका 30 है, ठीक है। तो बताएं कि एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, कौन बताएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 24 लिखा है मैंने, 24 लिखा है, ठीक है, 24, ठीक है, 24 थ्रेशोल्ड। और एवरेज कितनी है? 10। तो थ्रेशोल्ड यानी एवरेज एनर्जी क्या होती है? अब देखिए मॉलिक्यूल जो है, एवरेज का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, वेरी करती हैं।
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज से ऊपर होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एवरेज से एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यानी मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर रफ एस्टीमेट में मान लें तो 80% मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, 80% मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो 20% में कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। तो रफ स्टेट में एस्टीमेट मान लें कि 10% एवरेज से नीचे हैं, 10% एवरेज से ऊपर हैं। अब मुझे ये बताएं, एवरेज से जो ऊपर हैं 10%, क्या वो सारे प्रोडक्ट बना लेंगे? जो एवरेज से 10% ऊपर मॉलिक्यूल हैं वो सारे प्रोडक्ट बना लेंगे क्योंकि उनकी एवरेज से एनर्जी ज्यादा है। ग्राफ को देख के जरा कमेंट करें, जल्दी करें। बना लेंगे? नहीं, नहीं बना सकेंगे। गौतम कह रहा है नहीं, हमजा कह रहा है नो। क्यों? क्योंकि कम से कम 24 होनी चाहिए। अब इनमें 10% ऐसे मॉलिक्यूल हैं, अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल हैं तो ओनली 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी। पर थ्रेशोल्ड के बराबर किसकी है, थ्रेशोल्ड से ऊपर किसकी है? तो मान लें टोटल चार मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी, 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो बताएं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं अगर सेकंड कंडीशन क्या है, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, अगर 4 मॉलिक्यूल हैं, अगर 4 मॉलिक्यूल हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है तो वो इफेक्टिवली कोलाइड तब कर सकते हैं इफ देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इफ देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये बात समझ आ गई आपको? आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओरिएंटेशन का रोल क्या है। तो एक्टिव एनर्जी के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन का प्रॉपर होना भी उतना ही जरूरी है इफेक्टिव कोलियन के लिए। हैव यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग? क्या आपको हर चीज समझ आ गई बेटा? हर चीज क्लियर? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट। अब आपको कितना समझ आए वो तो आप कमेंट करके बताओगे। तो यूट्यूब वाले यूट्यूब पे कमेंट करें, इधर लाइव वाले लाइव पे कमेंट करें, यस 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 यस। चलें, किसी ने नो नहीं लिखा, अगर कोई नो लिखे तो मुझे खुशी होगी, मैं समझ जाऊंगा कि ये वो बंदा है। कोई नो लिख दे, खुशी होगी दिल से। जिसको समझ नहीं आया वो नो लिख दे, मुझे खुशी होगी। है कोई कुछ करने वाला? एक्टिवेशन पे अभी आते हैं ना हमजा, ठहर जाओ। आसान जी खुशी लाए नो, ओके साधना, बस मैं आपको फिर बाद में देखता हूं इस बात पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं दूसरे पेज पे। अब देखिए दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये रिएक्शन प्रोफाइल है, ये बी है, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं, एक सेकंड, मैं 4 ग्राफ बनाता हूं, 1 2 3, उसके बाद 4। हर ग्राफ में एक इंफॉर्मेशन होगी, आपने उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है, ठीक है। चलें भाई, तो पहला ग्राफ है ए से बी बना, दूसरे में सी से डी बना, एक्स से वाई बना एंड वाई से जेड बना, वाई से जेड बना, ठीक है। तो भैया एक चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी, तीसरी चीज ये थी, सॉरी, चौथी चीज ये थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं, नंबर 1 सिलो एंड एंडो, नंबर 2 अगर मैं इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, इसको सी लिखता हूं, इसको डी लिखता हूं, ठीक है, सिलो एंड एक्सो, नंबर 3 फास्ट एंड एंडो, नंबर 4 क्या, फास्ट एंड एक्सो। तो एक चीज मैंने आपको नहीं समझाई, पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर लेता हूं आपसे, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हमने नहीं किया ना, उसको कर लेते हैं।
तो ये एवरेज एनर्जी, ये प्रोडक्ट ए से बी बना, ठीक है। ये जो एनर्जी है इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो थ्रेशोल्ड होगी, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, एवरेज होगी, एवरेज होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनके पास एवरेज एनर्जी के बराबर होती है, उनके पास एवरेज एनर्जी के बराबर होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एवरेज से ऊपर होगी, कुछ ऐसे होंगे ऊपर वालों में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी थ्रेशोल्ड के कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्या, बात करते हैं कि कुछ ये जो एनर्जी यहां तक जब एनर्जी आएगी, ठीक है, इफ अ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी अप टू दिस स्टेट इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर ये दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें होंगी तो प्रोडक्ट बनाने को कोई नहीं रोक सकता, प्रोडक्ट बनने को कोई नहीं रोक सकता। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या इससे ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और अगर इतनी एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा कि फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो प्रोडक्ट को कोई बनने से रोक सकता है, प्रोडक्ट को कोई बनने से रोक सकता है, कोई रोक सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो डिफरेंस है थ्रेशोल्ड का और एवरेज का, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी ये थी, मान लें कि ये 0 था, ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये 20 था, ये 24 था, ये 30 था, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी, 24, ठीक है, माइनस एवरेज एनर्जी कितनी, 10, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी इस एवरेज मॉलिक्यूल को कूलियन, इसके कूलियंस को इफेक्टिव होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कितनी है, 10, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। अब ये जितना डिफरेंस बढ़ाएंगे आप, जितना एक्टिवेशन एनर्जी को ऊपर ले जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी एक हिल का काम करता है, पहाड़ का काम करता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वर्क्स एज अ हिल, पहाड़ का काम कर रहा है, ठीक है। पहाड़ छोटा है, ठीक है, और पहाड़ बड़ा है, तो मुझे बताएं एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, बंदा ऊपर चढ़ रहा है, बंदा जो है छोटा सा है थोड़ा, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है, तो मुझे बताएं ए पे जल्दी चढ़ जाएगा या बी पे जल्दी चढ़ जाएगा, छोटी पहाड़ी पे चढ़ जाएगा या बड़ी पहाड़ी पे चढ़ जाएगा, छोटी पे चढ़ जाएगा। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हिल का काम करती है, तो जितना ये हिल छोटा होगा रिएक्टेंट उतना जल्दी उस पर चढ़ जाएगा, रिएक्शन कम टाइम लेगा, कम समय लेगा, रिएक्शन जल्दी होगा। तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी 10 है, तो अगर किसकी एक्टिवेशन एनर्जी, भाई एक्टिवेशन एनर्जी 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, मुझे बताएं, मुझे बताएं रिएक्शन फास्ट कहां पे होगा, यहां पे होगा, फास्टेस्ट होगा, स्लोएस्ट कहां पे होगा, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम से ज्यादा से ज्यादा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये एक कॉन्सेप्ट दे रही है कि क्यों कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिनको बड़ा पहाड़ चढ़ के अपने घर पे जाना है, तो रिएक्टेंट एक मुसाफिर है, ठीक है, जो कि किसी शहर में शॉपिंग के लिए गया हुआ है, अब घर पहुंचने के लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको पहाड़ चढ़ना है, तो जितना लंबा पहाड़ होगा, ठीक है, उतना उसको समय ज्यादा लगेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतना देर लगेगी, यानी रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ कह सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है बेटा, ओके ठीक है। अच्छा दूसरी बात, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसका तो डिफरेंस आपको समझ आ गया कि ये क्या होगा, ये आपका होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये देखें कि ए की एनर्जी यहां पे थी, बी की एनर्जी यहां पे है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा एच को शो करता है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी इस जगह पे है 10 और प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी कम है, मान लें कि 8 है, ठीक है, मान लें कितनी है 8 है, तो प्रोडक्ट की 8 है, रिएक्टेंट की 10 है, तो 8 माइनस 10 क्या होगा, 8 माइनस 10 क्या होगा, -2 होगा। तो रिएक्शन एक्सो होगा एंडो होगा, रिएक्शन एक्सो होगा एंडो होगा, एक्सो होगा, ठीक है। तो आप इस ग्राफ से ये भी बता सकते हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है
या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कब होगा? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो इस रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। यानी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी 10 से ज्यादा होती तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर 10 से कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है। ये बात समझ रहे हैं बेटा? ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? ओके, समझ रहे हैं तो फिर इधर है। अब यहां है, कहां पे भाई? यहां पे आ जाएंगे, देखें इसको, गौर करें क्या चीज है। सिलो एंड एंडो कौन सा है? सिलो और एंडो कौन सा है? कौन बताएगा? अब देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी भी ज्यादा है, तो सिलो और एंडो कौन है? ए है। सही है, ए है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सिलो एंड एक्सो। सिलो और एक्सो देखें, ये देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है पर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी एक्सो है थोड़ी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो क्या होगा? डी होगा। डी, ओके, डी होगा। थर्ड में क्या होगा? फास्ट एंड एंडो। फास्ट एंड एंडो, ये एंडो कौन सा आ गया जिसमें एनर्जी ज्यादा हो? फास्ट और एंडो का कोई एग्जांपल ही नहीं। फास्ट और एंडो का कोई एग्जांपल है? नहीं, नो। ठीक है, तो व्हाट अबाउट फोर्थ? कि फास्ट एंड एक्सो, फास्ट भी हो और एक्सो भी हो, तो ये भी आपका एक्सो है, ये भी एक्सो है। तो इसको जरा ऐसे करते हैं ना, थर्ड क्वालिटी बना लेते हैं, थर्ड क्वांटिटी बना लेते हैं। क्या चीज है? कि फास्ट एंड एंडो। फास्ट एंड एंडो, इसको इस तरह से थोड़ा निकाल लें। ये देखें क्या हो गया? क्या ये फास्ट एंड एंडो हो गया? ओके, तो कहां आ गया आपका? ये आ गया कौन सा? बी। फास्ट एंड एक्सो कौन होगा? ये वाला सी होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए? क्या आपको ये सारे से कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए? आ गए? ओके, चलिए अब कल वाली जो चीज आधे में छोड़ी थी उसको कर लेते हैं। तो ये चीज हमने बेसिक्स कवर कर ली, केमिकल काइनेटिक्स की, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, ये वो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा। हाँ, वही मैं सेव कर रहा हूं बेटा। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, ये वो, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब थोड़ा प्रैक्टिकली आते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन ये क्या चीज है। कुछ पेजेस में खाली कर लूं। अच्छा, यहां पे देखें जरा कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए, अगर रिएक्शन जो है एक सिंपल स्टेप में होता है, ठीक है, रिएक्शन दो किस्म के हैं, रिएक्शंस दो किस्म के। नंबर वन, सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शंस किसको कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या सिंपल कह लें, ठीक है, सिंपल कह लें, ऐसा भी ना कहें आप, इसको भी रहने देते हैं, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो है सिंगल स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही होगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप का मतलब होता है कंसर्टेड रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन और मैकेनिज्म का मतलब होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन सेम स्टेप। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड उसी स्टेप में टूट रहे हैं, प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड उसी स्टेप में बन रहे हैं, तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा। उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल रिएक्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? जो कंसल्टेड मैकेनिज्म से हो, जिसमें रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड उसी स्टेप में टूटे जिसमें प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इस सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं? कुछ रिएक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? उस रिएक्शन को कहेंगे विच अकर इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है, तो अ रिएक्शन विच
which occurs in more than one step, in more than one step। तो अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, ठीक है, तो each step is called elementary reaction। each step is called elementary reaction। मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो उसके हर स्टेप को हम एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। अब ये जितने भी एलिमेंट्री स्टेप होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, उनमें एक स्टेप होगा जो स्लो होगा। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली 2 स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है तो एक स्टेप ऐसा होगा जो कि क्या होगा, स्लो होगा। उस स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं? उस स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो अगर रिएक्शन, मान लें कि आपके पास भाई NO2 प्लस CO, ये रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बनी CO, प्रोडक्ट बनी NO2, ठीक है। तो रिएक्शन ये इस तरह से हो रहा है कि NO2 CO से रिएक्ट कर रही है और CO2 और NO बन रहा है, ठीक है। यानी एक ऑक्सीजन यहां से निकल के CO में आया, ठीक है। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बाजार आपको क्या लग रहा है? सिंपल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है? ये रिएक्शन सिंपल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है? यानी एक स्टेप में हो रहा है या वेरियस स्टेप में हो रहा है? बाजार आपको क्या लग रहा है? सिंपल लग रहा है। पर मेजॉरिटी रिएक्शंस जैसे हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं वैसे नहीं होते। अंदर उनके कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अंदर उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म, वो हमें कहां से पता चलेगा कि उसके मल्टीपल स्टेप्स हैं? वी विल गो फॉर द मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म पे जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे? मैकेनिज्म पे जाएंगे। मैकेनिज्म हमें बताएगा कि पहला स्टेप ये था, इसमें ये रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व थे, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था। उसके बाद जाके हम आखिर में फाइनली रिएक्शन को जो है खाली एक इक्वेशन में लिखते हैं और इक्वेशन खाली रिएक्टिंग और प्रोडक्ट बताती है, ठीक है। इसके बीच में कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो आपको केमिकल इक्वेशन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देती। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मैकेनिज्म का पता हो, हमें रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता हो, तभी हम बता सकेंगे, या रेट लॉ का पता हो। तो जब हम इसकी रेट लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो इधर आते हैं, यही रिएक्शन दोबारा लिखते हैं कि भाई रिएक्शन जो था NO2, उसने रिएक्ट किया CO से, हमें मिला क्या? CO2 प्लस क्या मिला? NO। अब इसकी जो रेट लॉ मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है कि dx/dt इक्वल्स टू K NO2 पावर 2, ठीक है। बाजार ये रिएक्शन सिंपल लग रहा था, बाजार ये रिएक्शन सिंपल लग रहा था कि एक ही स्टेप में होगा। अब इसकी रेट लॉ देखें, रेट इक्वेशन देखें। रेट इक्वेशन में ये जो इक्वेशन बनती है, इसमें जो मॉलिक्यूल शो होते हैं वो होते हैं जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्यूल होते हैं। किसमें होते हैं? जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? NO2 की 2 मॉलिक्यूल हैं, पर बैलेंस इक्वेशन में NO2 का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। मतलब क्या हुआ कि जरूर इस रेट लॉ से, रेट इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। क्योंकि रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट दिया होता है उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो NO2 के ऊपर 2 है, यानी रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। अब रेट इक्वेशन में आपको CO दिखाई दे रहा है? रेट इक्वेशन में आपको CO दिखाई दे रहा है? देखें जरा, नहीं। तो क्या होगा कि रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? CO। तो अगर आपको इस तरह से भी लिख लें तो एक ही बात होगी कि dx/dt इक्वल्स टू K NO पावर 2। अगर आप इसको क्लेरिफाई करने के लिए CO पावर 0 लगाते हो तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? दोनों सेम चीजें हैं बेटा, जल्दी बताएं। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस रेट इक्वेशन ने हमें इंफॉर्मेशन दी, क्या दी? कि भाई रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू NO2, यानी इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जरूर 2 मॉलिक्यूल NO2 इन्वॉल्व है, पर बैलेंस इक्वेशन में तो कहीं पे भी जो है 2 मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहे। इसका तीसरा मतलब क्या हुआ? तीसरा मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन स्टेप के रिएक्शन
एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा। रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो अब जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो मैकेनिज्म को समझने में भी हमें रेट इक्वेशन गाइड कर रही है कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में होने चाहिए भैया, NO2 प्लस NO2, ठीक है। इस यहां क्या हुआ कि NO प्लस NO3 हुआ, क्या बना? NO प्लस NO3 बना, ठीक है। NO3 प्लस क्या बना? NO बना, ठीक है। यानी ये आपका क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तभी यहां पे रेट इक्वेशन में शो है। तो मुझे ये बताइए जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो है बेटा क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये स्टेप क्या होगा? स्लो। तभी ये स्लो जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 इसका क्या होगा कि फास्ट होगा। फास्ट में क्या होगा कि अब जो NO3 है, ठीक है, NO3 ये CO से मिलके क्या बनाएगा? NO2 एंड क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। NO2 एंड क्या हो जाएगा? CO। तो आप बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप दोनों एलिमेंट्री स्टेप को क्या करोगे? ऐड करोगे। जो चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन है वो आप क्या करोगे? काट दोगे। तो देखें NO2 एक रिएक्टेंट में, NO2 एक प्रोडक्ट में, ठीक है। NO3 प्रोडक्ट में, NO3 रिएक्टेंट में, तो ये कॉमन चीजें कट गई और ये स्टेप क्या होगा? आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो फास्ट स्टेप को आप रेट इक्वेशन में नहीं डालते, फास्ट स्टेप को आप रेट इक्वेशन में नहीं डालते। फास्ट स्टेप में क्या था कि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, NO3 भी था और CO भी था, पर क्योंकि फास्ट स्टेप नहीं, हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसके मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं किसमें? इसमें। और इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। अगर आप बैलेंस इक्वेशन से देखें फिर भी 2, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 विथ रेस्पेक्ट टू NO, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड CO। ये चीज समझनी होगी, ठीक है। 2 चीजें कैंसिल हो गई, बच क्या गया? एक बचा NO2, दूसरा बचा CO। यहां पे क्या बचा? NO और क्या बचा? CO, ठीक है। तो भैया अब क्या होगा? अब क्या होगा? इधर CO2 बनेगा, सॉरी, ठीक है। अब जो रह गए चीजें वो क्या रह गई? रह गई भाई एक NO2 रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया? CO रह गया। इस साइड पे क्या रहेगा? NO रह गया और क्या रहेगा? CO2 रह गया। तो जो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, तो जो बैलेंस इक्वेशन है वो हमें मैकेनिज्म का पता नहीं बताती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं बताती, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का पता नहीं बताती, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन से आप उसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको कंडीशन ऑफ द रिएक्शन बता सकती है, वो आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वलाइज करके दे सकती है, बैलेंस हो सकती है, पर हमें मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन आप बैलेंस इक्वेशन से मालूम नहीं कर सकते। अगर रिएक्शन सिंपल है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके उसी सिंगल स्टेप पे ही डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसका एक स्टेप स्लो होगा, बाकी स्टेप फास्ट होंगे। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी ये तो फास्ट है, ये तो जल्दी हो जाएगा, हो गया, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये स्लोली हो रहा है तो टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट को बनने में टाइम लग रहा है। ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने आ रहे हैं, कोलाइड किया, फिर इनके बांड टूटे, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ी, उसके बाद बांड टूटे और नए बांड बने, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप पे रेट डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमारे बुक में कुछ अजीब सी डेफिनेशन दी हुई है कि मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, अगर हम एडवांस लेवल पे देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कौन से हैं? NO2। तो रेट इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो इस स्टेप से, स्लो स्टेप से आप रेट इक्वेशन बनाओगे। NO2 2 मरतबा है, तो हमने क्या किया कि NO2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी रेट जो है NO2 के स्क्वायर टाइम क्या करता है, रेट पे जो है इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब NO3 क्या था? NO3 जो है इस रिएक्शन में ईच स्टेप, कौन सा? एलिमेंट्री स्टेप, स्टेप हैज इट्स ओन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बना था? NO3 बना था, ठीक है, विच इज कंज्यूम्ड इन अदर स्टेप, विच इज
कंज्यूम्ड इन अदर स्टेप। तो हर स्टेप में एक क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे क्या था, NO3 था, जो एक स्टेप में बना, दूसरे में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो जब वो कंज्यूम हो गया तो वो ना रिएक्टेंट रहा ना प्रोडक्ट रहा, तो बैलेंस इक्वेशन में वो शो नहीं करेंगे, बैलेंस इक्वेशन में वो शो नहीं करेंगे। तो क्या ये बातें आपको समझ आ गई कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंपल रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप को हम एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। जो स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर पावर क्या लगता है, ठीक है, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, हमें मैकेनिज्म से पता चलती है। इज इट क्लियर? कोई चीज रहे तो नहीं गई बेटा? तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आई थिंक यहां तक क्लियर है सारी चीजें। मैं बंद करूं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। पता नहीं क्या कौन पूछने की कोशिश कर रहा था, मोहसिन था, पता नहीं कौन, एक मतलब रिपीट कर लें। अगर कुछ पूछना है पूछ लें बेटा, क्या बात? अगर यूट्यूब पे देखने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर लूंगा बेटा। सर एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक की ज्यादा होती है ना? हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आती है, पर ये जरूरी नहीं है। आप देखिए, अब एवापोरेशन क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है। एवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एंडो होता है एक्सो होता है, कौन बताएगा? एवापोरेशन एंडो होता है एक्सो होता है? एंडो होता है। तो उसकी एनर्जी तो हम दे तो नहीं रहे, वो एनवायरमेंट से एनर्जी ले रहा है। तो ये जरूरी नहीं है, आप हाँ कंपेरेटिवली कह सकते हो कि ज्यादा होती है, कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। NO2 को स्लो स्टेप कह रहे हैं, NO3 को फास्ट। ये राबिया ये डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जीज पे, ठीक है। तो NO3 जो है वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। अब कोई रिएक्शन स्लो क्यों है, फास्ट क्यों है, ये हमने पढ़ा कि जरूर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी NO2 के बॉन्ड टूटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट, NO3 और CO के। इस वजह से ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म के लिए आपको रेट इक्वेशन मिलनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए। रेट इक्वेशन के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए मोशन, जो कि हम कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रेट इक्वेशन से ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर से आपको डिफरेंट स्टेप्स का पता चल जाएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, उससे आप रेट इक्वेशन बना सकते हो, और रेट इक्वेशन और ऑर्डर के बिना पे आप मैकेनिज्म असाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। नहीं, ये जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो, ये चेंज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, या नॉर्मली जो बुकिश लैंग्वेज में, जो लोअर क्लासेस की बुक में यही कहा जाता है कि बैलेंस इक्वेशन में मोल्स कितने हैं, जितने रिएक्टेंट मोल्स हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कभी भी सेम नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। सेम कब होंगे, सेम तब होंगे जब रिएक्शन आपका सिंपल हो। अब ये रिएक्शन दिखने में तो सिंपल था, पर सिंपल था नहीं, ये कॉम्प्लेक्स था। तो अगर रिएक्शन सिंपल है, और दूसरी बात कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट हाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बिल्कुल बराबर होती अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन एग्जैक्टली सही होता। लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शन ये है, लेकिन मैं इसको पहले सेव करूं। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहते हैं कि जो भी आपके पास बैलेंस इक्वेशन है, तो रेट उस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है उसी के पावर पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कल हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। रेट जो है हमेशा, जो हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, क्या हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी, रेट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, रेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। क्या हमने इसकी रेट इक्वेशन इस तरह से कर सकते हैं कि भाई डट्स अपॉन डट इक्वल्स टू के NO2 उसके बाद CO, क्या इस तरह से है? क्या एग्जैक्ट जो रेट है आपका वो इस तरह से है? बिल्कुल नहीं है। तो रेट डिपेंड करता है, या वो हम निकाल सकते हैं किससे, एक्सपेरिमेंटल डेटा से। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या शो करे, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन शो करे ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब
लॉ ऑफ मास सेक्शन हमेशा यही कहता है कि इफेक्ट जो है जो आपका रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट उसके बराबर होगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट 1 था, किसका? NO2 का, पर रेट जो है NO2 पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। CO के पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो सारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? NO2 पे। NO2 NO3 बनाएगा इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट कार्बन मोनोऑक्साइड से जाके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब तक NO3 नहीं बनेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।